नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और इस वक्त लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज आई। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कुल 342 सीटों के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच आज वोट डाले गए। इनमें से 272 सीटों पर सीधे वोट डाले गए, जबकि 60 सीटें खवातीन और 10 सीटें मजहबी अकलियतों के लिए रिजर्व हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। तशद्दुद की छिटपुट वाकयात को छोड़ करके इंतखाबात पुरअमन रहे। इंतखाबात खत्म होते ही वोटों की गिनती। पार्लियामेंट और 4 सूबाई असेंबली के लिए इंतखाबी मैदान में है। नेशनल असेंबली के लिए 3675 और सूबाई असेंबली के लिए 8895 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हुई। जराये के मुताबिक इमरान खान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी के बीच सीधी टक्कर चल रही है और अब देखना यह है कि किस किस सर अवाम तासर जाती। लेकिन जो शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी काफी आगे निकलती दिख रही है और जो कि PMLN को इख्तिदार से बाहर करती नजर आ रही। फिलहाल तो सीधे तौर पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम अब बात करते हैं, PTI 69 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, तो PLNN जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो 49 सीटों पर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 सीटों पर और बाकी अदर्स जो हैं वो 56 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त वोटों की गिनती जारी और ये दूसरी बार हो रहा है। आप सोचिए कि वहां पर जमहूरियत कितनी सुस्त रफ्तार से चलती है कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार दूसरी चुनी हुई सरकार को इख्तिदार सौंपेगी। वरना अक्सर ये होता है कि चुनी हुई सरकार के बीच में ही फौज अपने हाथ में रूल ले लेती है और अक्सर वहां पर मिलिट्री हुकूमत कायम हो जाती है। लेकिन ये दूसरी बार है तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद, पिछले 70 सालों की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार जाएगी और दूसरी चुनी हुई सरकार आएगी। यही अपने आप में पाकिस्तान की तारीख के लिए, वहां के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम दूसरी बार ही सही इख्तिदार में चुनी हुई सरकार दूसरी बार आ रही है, फुल एक चुनी हुई सरकार जाकर के। तो इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। अशरफ जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनसे बात करेंगे। जी, रुझान तो बताते हैं कि 73 सीटों पर जो आगे चल रही है, 73 सीटों पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। वोटर का रुझान ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे अभी इस वक्त ऐसे नजर आ रहा है कि PTI जो है वो कुछ एरियाज में आगे जा रही है, कुछ एरियाज में जो है वो नून लीग आगे जा रही है। लेकिन इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, कंपटीशन बहुत क्लोज है। दोनों पार्टियों का जो दौर है ये PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और पंजाब में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये अगर PTI आगे लीड करती है तो ये नून लीग के लिए बड़ा सेटबैक होगा जी। और जैसा कि हम देख रहे हैं जो इनिशियल ट्रेंड आ रहा है उसमें बहुत क्लोज कंपटीशन है और उसमें PTI कुछ बहुत मामूली मार्जिन के साथ आगे है, क्योंकि अभी इनिशियल रिजल्ट आ रहे हैं, अभी बहुत कम पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए अभी इस वक्त बिल्कुल हम अभी इसमें सीधे तौर पर नतीजे पर अशरफ साहब पहुंचेंगे भी नहीं। ये तो रुझान है, इसमें थोड़ी देर में कुछ हो सकता है बदलाव हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं PTI की बात करते हैं तो जैसा कि लग रहा था कुछ वैसा ही चल रहा है। पाकिस्तान की आवाम ऐसा लग रहा है इमरान खान के साथ जाती दिख रही है, कम से कम उन पर एतबार तो किया है। जी अभी तक तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो इसी बात की निशानदेही करते हैं कि जो PTI है, जिस तरह से नजर आ रहा था, जिस तरह से लग रहा था कि वो इस दफा वो आएंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, जिस तरह से हमने प्री पोल रिगिंग के इल्जाम देखे हैं, लोगों ने कहा कि जी प्री पोल रिगिंग बहुत हद तक हुई है और PTI को लिए एक बाकायदा माहौल बनाया गया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम सुनने में आ रहा था, हम देख रहे थे, उसी तरह से रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ रहा है और PTI जो है वो काफी वोट हासिल कर रही है
पूरे मुल्क से। जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, जो हाफिज सईद है उसने सियासी जमात बनाने की कोशिश की थी लेकिन मामला जम नहीं पाया था, फिर किसी एक पार्टी को सपोर्ट में उसको सपोर्ट करके वो आगे बढ़ रहा था। आपसे जानना चाहेंगे उस पार्टी ने किस तरह का मुजाहरा किया है, कुछ जानकारी दे पाएंगे? मैं समझा नहीं सवाल आपका, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? जो हाफिज सईद ने किसी पार्टी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि उन्हें तो मौका नहीं मिल पाया था, आपके सुप्रीम कोर्ट ने ही कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी, इलेक्शन कमीशन ने इसे रोक दिया था। ऐसे में वो जिस पार्टी के साथ में या जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उस पार्टी का क्या हाल है? जी, ये बिल्कुल हाफिज सईद की ही पार्टी है जो एक नए नाम से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन हम पिछले इलेक्शन की तरह इस मसला भी हम देख रहे हैं उनके वोट बहुत कम हैं और कोई भी हाफिज सईद का जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन में कहीं भी विनिंग पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। पूरे पंजाब में की हम अगर बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, इसी तरह से जो दूसरी मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो भी अभी तक बहुत ज्यादा वोट हासिल करने में नजर नहीं आ रही हमें। बिल्कुल, तो इससे ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो शिद्दत पसंद अगर जो सियासी जमातें हैं या जो बहुत ज्यादा मजहबी जमातें, शिद्दत पसंद जो जमातें, उनको नकारा है। ये कैसी अलामत आप मानते हैं इस मुल्क के लिए? मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कौम ने आज तारीख रकम कर दी है। उन्होंने जमहूरियत के तसल्सल के लिए ना सिर्फ घरों से निकले हैं, खतरात थे, दहशतगर्दी के खतरात थे, वायलेंस के खतरात थे, इसके बावजूद लोग वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे आए हैं, लोगों ने वोट डाले हैं और उन्होंने सियासी जमातों को वोट डाले हैं, मजहबी जमातों को उन्होंने वोट नहीं डाला। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं हम देख रहे हैं जो सियासी जमातें हैं वही लीड कर रही हैं। अशरफ भाई एक चीज और जानना था आपसे, अगर मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ को अक्सरियत नहीं मिलती है तो क्या बिलावल भुट्टो किंग मेकर साबित होंगे या फिर मजहबी जमातें, ये जो अदर्स आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं, जिससे अभी लग रहा है चांसेस भी लोग इसी की बात कर रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट की बात हो रही है और ये हो सकता है कि कोalition गवर्नमेंट बने, कुछ सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद करें और जब ये इत्तेहाद करेगी तब जो बिलावल, ये देखने वाली बात होगी मजहबी जमातों का इस इत्तेहाद में भी कोई बड़ा रोल नहीं होगा क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सीटें नहीं होंगी। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने फौज और खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम लगाया था कि वो इमरान खान को पीएम बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? ये बात लगातार चर्चा में रही और लगातार ये इल्जाम लगते रहे, अब रिजल्ट भी आने शुरू हो गए, तो उस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ हुआ है। अब जो इलेक्शन का डे था उसमें हमें ऐसा कोई ऐसी बात किसी पार्टी की तरफ से सुनने को नहीं आई, लेकिन जो इलेक्शन से पहले है, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग थी, जिस तरह से कैंडिडेट्स को बाहर निकाला गया, उन पर मुकदमात कायम किए गए, उनको सजाएं सुनाई गई, उनको जेल में बंद किया गया, तो प्री पोल रिगिंग का जो PMLN का क्लेम है वो किसी हद तक हमें नजर आता है। लेकिन जहां तक आज की बात है, आज जहाँ तक पोलिंग स्टेशन में हमने देखा है लोग बड़े कंफर्टेबली गए हैं, उन्होंने वोट डाला है और कोई ऐसा सच बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड किसी किस्म की चीज हमें नजर नहीं आई। जी, तो 272 सीटों में से 209 के रुझान आने शुरू हो गए, पीटीआई आगे चलती दिख रही है और जैसा कि अशरफ जावेद बता रहे हैं कि अगर पंजाब में पीटीआई अच्छा परफॉर्म करती है तो एक बड़ा झटका लगेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वहां दबदबा है असल में PMLN का। और सिंध की अगर हम बात करते हैं अशरफ भाई, तो वहां पर क्या हालत है? वहां PPP अपना वोट बैंक बचा पाई? जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन की निस्बत इस दफा कुछ सीटें कम हासिल करे, लेकिन फिर भी जो इस सिंध की अगर हम बात करें तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है आसफ अली जरदारी की जो पार्टी है वो लीड करेगी। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास आपसे और हम वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया अशरफ जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। आम इंतखाबात में आज वोट डाले गए और आम शहरियों के साथ साथ सियासी रहनुमाओं ने भी अपना कीमती वोट डालना जरूरी समझा और पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक PM नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने लाहौर में जूनियर मॉडल स्कूल में अपना वोट कास्ट किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत के दावे भी किए। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने NA 53 इस्लामाबाद में अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग उनके लिए नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़काना के हल्के NA
200 यानी कि नेशनल असेंबली 200 में वाक़ पोलिंग स्टेशन पर एक बॉयज स्कूल में वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़े की सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान के अवाम में इन लीडरों की किस्मत वोटिंग बॉक्स में बंद कर रखी है और अब बस अगले 24 घंटे के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है। वोटों की गिनती जारी है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के अहम लीडरान की अलग अलग जगह पर वोट डाले। बिलावल भुट्टो ने लड़काना में वोट डाला तो शहबाज शरीफ ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वहीं इमरान खान ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए लोग वोट करें। तो इमरान खान की पार्टी इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है रुझानों में। अभी इसको जल्दबाजी होगा नतीजे कहना। और पाकिस्तान में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त वोटिंग के बाद गिनती चल रही है। हमारी नजर बनी हुई पाकिस्तान आम इंतखाबात में कई मजहबी जमातें और इंतहा पसंद तंजीमें भी हिस्सा ले रही थी। इनमें से एक अहम नाम है मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी। हालांकि जावेद अशरफ ने बताया कि कोई भी कैंडिडेट उस पार्टी का आगे नहीं चल रहा है। आज उन्होंने लाहौर में अपना वोट डाला। दहशतगर्द हाफिज सईद ने, जिसे हिंदुस्तान दहशतगर्द कहता है, हाफिज ने भी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हाफिज का बेटा तलहा सईद और दामाद खालिद वलीद खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में हाफिज सईद के सियासी तंजीम मिल्ली मुस्लिम लीग को बैन कर दिया गया था। उसके बाद उसने अल्लाह अकबर तहरीक सियासी पार्टी के नाम से उतारी और वहां पर वो चुनाव लड़ रहा था। लेकिन एक भी कैंडिडेट उसका इस वक्त आगे नहीं चल रहा है। हाफिज सईद की पार्टी के अलावा पाकिस्तानी इंतखाबात में दीगर इंतहा पसंद पार्टियां भी मैदान में, लेकिन अशरफ जावेद बता रहे थे कि एक भी इंतहा पसंद पार्टी आगे नहीं है। बहुत अच्छा मुजाहरा नहीं कर रही है पार्टियां। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, अहले सुन्नत वल जमात, मुत्तहिदा मजलिस अमल जैसी पार्टियां हैं। ये इंतहा पसंद मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियां हैं। सवाल यह कि अगर ये लोग जीत जाते तो पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या होता। लेकिन जैसा कि अशरफ जावेद बता रहे थे, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तान से, कि ये पार्टियां बेहतर मुजाहरा नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान के अवाम ने इन्हें नकार दिया है। तो आप सोचिए, एक मजहबी मुल्क ने मजहबी पार्टियों को नकारना शुरू कर दिया है। यह आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है वहां पर। वहीं पाकिस्तान आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़े भी हुए हैं। क्वेटा में आज पोलिंग स्टेशन के बाहर एक बम धमाका हो गया। 31 अफराद हलाक हो गए हैं। 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कायम एक सियासी पार्टी के कैंप के नजदीक धमाका हुआ और इस्लामिक स्टेट ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी समाचार एजेंसी एमाक पर एक बयान जारी किया है। क्वेटा में इस बम धमाके का निशाना एक पुलिस वैन बताई गई है जो कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी थी। हलाक शुदगान में पुलिस एहलकारों के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। डीआईजी सिटी एतजाज गोराया के इस बात की तस्दीक की है कि एक खुदकुश हमला था ये, और हमले के वक्त डीआईजी क्वेटा अब्दुल रज्जाक चीमा करीबी पोलिंग बूथ के दौरे पर थे। चीमा इस हमले में बाल बाल बच गए। पाकिस्तान की 3 अहम पार्टियों PMLN, PPP और PTI के लीडरों ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है। जब वोट कास्ट किया तो मैं काफ़ी थका हुआ था। तकलीफ बाद मैं आया यहाँ पे दुकान पे बोतल पी रहा था। बोतल पीने के बाद जब मैंने बोतल ख़त्म किया तो मैं जब दुकान से बाहर निकला, तकरीबन 1-2 कदम आगे में चल पड़ा तो धमाका हो गया। धमाका जब हो गया, हम सब उस जगह पे बैठ गए तो ज़्यादातर लोग भागने लगे। भागने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जब हलचल ख़त्म हो गई, नहीं यानी खामोशी हो गई, सनाचासी हो गई। तो इस वक्त वोटों की गिनती जारी है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए, नेशनल असेंबली के लिए, और जो रिजल्ट अभी आए नहीं है, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं उसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि सीधा मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जौहरी हथियारों के उसूल की कोशिश तर्क कर देता है तो तेहरान हुकूमत के साथ बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ देरपा मुआहदा किया जा सकता है, लेकिन ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। अमेरिकी सदर की जानिब से यह बयान 2 रोज कबल होने वाली ट्विटर कशीदगी के बाद सामने आया है। पिछले 2 दिनों में दोनों मुल्कों के आला लीडरों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए धमकियां दी थी और
कैंसास में एक तकरीब में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम देख लेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन हम ईरान के साथ हकीकी समझौते के लिए तैयार हैं। वहीं इससे कबल ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया भरोसे के काबिल नहीं है। आपको बता दें कि 2015 की जौहरी समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर माशी पाबंदी लगाने की तैयारी में है और ऐसे में दोनों ममालिक के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। I withdrew the United States from the horrible, one-sided Iran nuclear deal. And Iran is not the same country anymore. That I can say. And we'll see what happens. But we're ready to make a real deal, not the deal that was done by the previous administration, which was a disaster. उधर तुर्की ने कहा कि वो ईरान पर अमेरिका की एक तरफा पाबंदियों की मुखालफत करता है। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चावश ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत करता है और तुर्की उन पाबंदियों को लागू करने का पाबंद नहीं है। अजरबैजान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलूद चावश ने कहा कि तुर्की किसी एक मुल्क की जानिब से दूसरे मुल्क पर मुसल्लत की जाने वाली पाबंदियों के पूरा करने पर मजबूर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की ने अमेरिका को बावर करा दिया है कि वो ईरान, रूस और इराक से तेल और गैस हासिल करता है। अगर हम ईरान से ये नहीं खरीदेंगे तो हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी। आपको बता दें कि 2015 में जौहरी मुआहदे से अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद वाशिंगटन ईरान पर सख्त पाबंदी लागू कर रहा है, जो कि अगस्त महीने से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका अपने हलीफ ममालिक पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान से तेल लेना बंद कर दें। तो एक बार फिर अमेरिकी सदर ने कहा है कि अगर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे तो फिर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है अगर वो अपने जौहरी प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अखलाक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमारे साथ बातचीत करते हैं और ईरान के ताल्लुक से बहुत अहम राय हमारे साथ रखते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ट्रंप ने ईरान से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन शर्तों के साथ। ट्रंप के इस रुख की इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ट्रंप की जो शर्तें हैं उसके लिए दो खास बातें मैं आपको बताऊं कि एक तो ईरान की कोई मजबूरी नहीं है कि वो ट्रंप की शर्तें माने जी, और अगर सैंक्शंस को ही अगर हम एक आधार माने कि उसको मुनहसर करते हुए कि ईरान को वो दबा ले जाएगा, तो मैं बाकी जो आपके नाजरीन हैं उनकी जानकार मालूमात में इजाफा करते हुए कहूंगा कि 2010 से 2015 तक ईरान के सामने इससे ज्यादा खतरनाक सैंक्शंस आए थे और उनकी इकोनॉमी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा था। वो तब नहीं झुका, तो अब उसके झुकने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो कंडीशंस रख रहे हैं वो सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी और अमेरिका की दादागिरी के लिहाज से रख रहे हैं। इसमें ईरान को खुद जाती तौर पे कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की धमकी काम करे। ठीक है, शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब इस अहम मौजू पर अपनी राय रखने के लिए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक प्लेबॉय मॉडल को अपनी जुबान बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। ये बात ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन के साथ बातचीत हुई टेप रिकॉर्ड से सामने आई है। माइकल कोहेन के वकील ने यह टेप आम कर दिया है। बता दें कि साल 2016 में सदारती इंतखाबात से कुछ हफ्ते पहले उनके वकील रहे माइकल कोहेन ने ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। यह टेप FBI के पास है, जिसमें कि साबिक प्लेबॉय मॉडल को रुपए दिए जाने की बात हो रही थी। इस मॉडल ने ट्रंप के साथ रिश्ते होने का दावा किया था। रिकॉर्डिंग उन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है जिन्हें इस साल की शुरुआत में माइकल कोहेन के पास से जब्त किया गया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन ऑडियो टेप पर पहली बार अपने रद्दमल का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा कि यह तसव्वुर से बाहर है कि कोई वकील अपने क्लाइंट का टेप बना सकता है। इधर शाम के शुमाली शहर अल सवेदा में 3 खुदकुश हमलों में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए। जराये के मुताबिक इन हमलों में 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। शाम में इंसानी हुकूक की निगरान तंजीम अल मुर्सीद के मुताबिक मारे गए लोगों में शामी हुकूमत फोर्सेस के कम से कम 26 एहलकार शामिल हैं। अल मुर्सीद के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि सिर्फ अल सवेदा शहर में ही बारूदी बेल्टों के जरिए 3 धमाके किए गए। इसके अलावा शहर के मशरकी और शुमाल के नवाही इलाकों में भी धमाके हुए हैं। सूबे
असवेदा पर बशर अल असद हुकूमत की फौज का मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि सूबे के शुमाल मशरकी इतराफ के सेहराई इलाके में दाइश तंजीम सरगर्म है। ये लोग अक्सर बशर अल असद की फौज को निशाना बनाते रहते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, फिर हिंदुस्तानी वजीर आजम के अफ्रीका दौरे से मुतालिक खबर आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। रवांडा के बाद आज पीएम युगांडा में है। 1997 के बाद यह पहला मौका है जब कोई हिंदुस्तानी पीएम दो तरफा बातचीत के लिए युगांडा पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने युगांडा की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारती रिश्ते कमजोर हैं और वो इसे सही करने के लिए यहां आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युगांडा से भारत का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि सदियों का है। उन्होंने कहा कि युगांडा तरक्की के जिस मकाम पर आज खड़ा है उसकी बुनियाद मजबूत करने में भारतीयों का भी बहुत बड़ा रोल है। पीएम मोदी ने कहा कि युगांडा अफ्रीका की तरक्की और आलमी अमन में अहम रोल निभा सकता है। एक्सेलेंसी, इंडिया इज प्राउड टू बी अफ्रीका's पार्टनर एंड युगांडा is central to our commitment to the continent. Yesterday, I announced 2 lines of credit for Uganda. The first of $141 million for electricity lines. And the second of $64 million for agriculture and dairy production. स्पेन हुकूमत के मुताबिक 24 जुलाई को बहरे रोम से 484 गैर कानूनी तारिक वतन को बचा लिया गया है। स्पेन के कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये मुजाहिरीन कई कश्तियों पर सवार होकर यूरोपीय साहिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कोस्ट गार्ड ने ये कश्तियां आबनाए जिब्राल्टर के समंदर से पकड़ी। मुजाहिरीन ने आलमी इदारे के मुताबिक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक 18,000 से ज्यादा मुहाजिरीन स्पेन के साहली इलाकों तक पहुंचे और इन मुहाजिरीन का ताल्लुक मराकश के अलावा मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक से है। आपको बता दें कि बेहतर जिंदगी की तलाश में अफ्रीकी ममालिक के लोग समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इनमें से अक्सर पकड़े भी जाते हैं या फिर समंदर में गर्क हो जाते हैं। इधर जनूब मशरकी एशियाई मुल्क लाओस में एक जेर तामीर बांध टूटने की वजह से 6 गांव में बाढ़ आ गई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों अफराद लापता हैं। 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। जराये के मुताबिक बांध टूटने से अटापियो सूबे में सैकड़ों लोग घरों की छत पर फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक करीब 3 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि हजारों लोग अभी भी सैलाबजदा इलाकों में ही फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में शेपियान शे नामयान बांध को बनाने का काम शुरू हुआ था और यह अगले साल तक बनकर तैयार होने वाला था। जनूबी कोरिया की कंपनी SK इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इस डैम को बना रही थी। जनूबी कोरिया ने लाओस के लिए एक खुसूसी इमदादी टीम रवाना करने का ऐलान किया है। इधर यूनान की राजधानी एथेंस के नवाही इलाके अटिका के जंगलों में लगी जबरदस्त आग में मरने वालों की तादाद 80 पहुंच चुकी है और इस हलाकतों के अलावा 178 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये एक दहाइयों की सबसे खतरनाक आग है। रेड क्रॉस के मुताबिक समुद्री साहिल के करीब गांव के एक रिजॉर्ट से 26 लाशें बरामद की गई और इस इलाके में जबरदस्त आग लगी हुई है और आग में फंसे हुए काफी लोग हैं। राहत और बचाव कर्मी आग में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। जराये के मुताबिक तकरीबन 800 लोगों को मुतासरा इलाके से बाहर निकाला गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर और 250 से ज्यादा दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं। नाज़रीन, आपने समंदर में सर्फिंग का नज़ारा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको समंदर में काइट सर्फिंग का नज़ारा दिखाते हैं। स्पेन में ऐसा एक काइट सर्फिंग मुकाबला हुआ और इस दिलचस्प नज़ारे का आप भी लुत्फ उठाइए। तो यह है समंदर में काइट सर्फिंग।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।